हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूब सक्सेस में। दोस्तों, कल आपका 22 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हिंदी का एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन, उसको हम आज इस वीडियो में हम पूरा का पूरा बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर ये वीडियो देख कर जाइएगा तो। ठीक है, और ये वीडियो उन दोस्तों के पास शेयर करिए जिनका हिंदी का एग्ज़ाम 22 फरवरी को देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका हो सकता है एक आध क्वेश्चन भी छूट सकता है। ठीक है, तो इसमें हम पूरा किताब से ले लिए जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद में हम इसमें ग्रामर भी बताए हैं, जो आने वाला जो ग्रामर होते हैं। ठीक है ना, तो सारा का सारा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ठीक है, ये बहुत सारा ऐसा ऐसा क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, लेखक वाला। ठीक है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर है आपका, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अम्बेडकर का जन्म जो है वो किस परिवार में हुआ था। ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी दलित, ऑप्शन डी में कायस्थ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दलित। अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, दलित परिवार में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर आगे 3 की तरफ। मुख्य नायक क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि मुख्य नायक क्या है। अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, या फिर कहानी संग्रह है। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पत्रिका। ठीक है, मुख्य नायक क्या है, ये पत्रिका का नाम है मुख्य नायक। ठीक है, तब तो मुख्य नायक अगर पूछेगा एग्जाम में कि मुख्य नायक क्या है, तो क्या मारिएगा, पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, यहाँ पे गलती लिखा गया है, कहानी यहाँ पे होना चाहिए। 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, यानी कि 20 के दांत जो शीर्षक है उस कहानी का लेखक जो है वो कौन है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद, नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका चौथा का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत का जो लेखक है वो कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग को मिलान करने के लिए भी दे दे। ठीक है ना, तो इस सब को आप लोग लेखक को इसमें हम एक एक हर चैप्टर का लेखक का हम इसमें बताएं। ठीक है, तो हो सकता है आपसे मिलान करने के लिए भी पूछ दे, तो इसको इसलिए आप लोग नोट्स करते चलिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत जो है उस पाठ का विद्या कैसा विद्या है, निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, या फिर कहानी है। तो आपका ये कौन सा है पाठ, कहानी पाठ है। ठीक है, 20 के दांत कैसा है, ये कहानी पाठ है। अगर पूछते कि 20 के दांत का पाठ कौन सा पाठ है, तो ये एक कहानी पाठ है। चलिए, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। मदन किसका पुत्र था। मदन जो है वो किसका पुत्र था, सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का, या ऑप्शन डी में है सिंह साहब का। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि गिरधर का। मदन जो है वो गिरधर का मदन जो है, मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर का पुत्र था, यानी कि गिरधर का पुत्र। मदन के पापा कौन थे, मदन जो है किसका पुत्र था, ये पूछा था क्वेश्चन। मदन जो है किसका पुत्र था, तो गिरधर के पुत्र कौन है, मदन है। ठीक है, या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि गिरधर के बारे में यहाँ पे पूछ देगा। ठीक है ना, तो उसका क्या हो जाएगा आंसर, मदन हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन में, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीवीआई आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए, हो सकता है कल के एग्जाम में ये छप जाए। तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, 12 सितंबर 1961 को, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, ऑप्शन डी में है 18 सितंबर 1961। तो 7 का ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 12 सितंबर 1961 को नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 12 सितंबर 1961 को नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा। मैं तो अभी खोखा का इंजीनियर बनने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो शब्द है वो कौन कहा था, मैं तो अभी खोखा का इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, ये जो शब्द है ये कौन कहा था। सेन साहब का था, मिस्टर सिंह का था, गिरधर लाल का था, या फिर मुखर्जी साहब का था। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सेन साहब का। ये जो शब्द बोले थे कौन बोले थे, सेन साहब के, मैं तो अभी खोखा का इंजीनियर बनने जा रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत में हम क्या सीखे का रचनाकार कौन है। भारत में हम क्या सीखे का जो है रचनाकार वो
कौन है? क्या सीखे का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में है विवेकानंद, ऑप्शन बी में है मैक्स मुलर, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर और ऑप्शन डी में दयानंद सरस्वती। तो 9th का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मैक्स मुलर। ठीक है, भारत में हम क्या सीखेगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मैक्स मुलर। बी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 नंबर है कि मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा जो है वो किस देश की जाति को मुंडा कहा जाता है? तो मंगोल का, चीन का, मुल्तान का या फिर भारत का? तो 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भारत का जो है जाति मुंडा कहा जाता है। ठीक है, मुंडा एक प्रकार का जाति है जो भारत का है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स जो है वो भारत की यात्रा कब किए थे? 1957 में, 1988 में, 1790 में, 1783 में? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1783 में जो है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा किए थे। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर किस भाषा में किया? मेघदूत एक पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक का जो अनुवाद जो है मैक्स मुलर किस भाषा में किया था? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में या फिर जर्मन भाषा में? तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि जर्मन भाषा में जो है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दोस्तों आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं अन्यथा आपका क्वेश्चन छूट सकता है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारत से हम क्या सीखें, क्या है? ठीक है, भारत से हम क्या सीखें जो है वो कैसा पाठ है? निबंध है, कहानी है, भाषण है या फिर व्यक्ति चित्र है? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भाषण है। भारत से हम क्या सीखें, एक प्रकार का क्या है? भाषण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि इसका लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, इसका जो लेखक जो है वो कौन है? गुलाब राय है, शांति प्रिय द्विवेदी है, प्रताप नारायण मिश्र है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है? तो 14 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं का लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई 15 नंबर क्वेश्चन में कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी के मूर्तें, वानभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का अभिवादन, हिंदी साहित्य का आदिकाल? तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि माटी के मूर्तें जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 में। नागरी लिपि शीर्षक के लेखक कौन है? नागरी लिपि के जो शीर्षक है उस लेखक का नाम क्या है? नागरी लिपि शीर्षक के लेखक का नाम पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में है गुणाकर मूल्य, ऑप्शन बी में है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी में है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन डी में है बाबूराम सक्सेना? तो 16 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य जो है वो नागरी लिपि शीर्षक के लेखक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 16 का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 नंबर देखिएगा कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी एक भाषा है, उसका लिपि कौन सा है? ठीक है, जैसे हम लोग का हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा का लिपि क्या है? देवनागरी है। उसी तरह से मराठी भाषा है तो मराठी भाषा का लिपि जो है वो क्या हो जाएगा? तो मराठी भाषा का भी लिपि क्या होगा? देवनागरी ही होगा। ठीक है, मराठी भाषा का लिपि भी क्या होगा? देवनागरी ही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए का सी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि मराठी भाषा की लिपि कौन है तो देवनागरी मार दीजिएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश। तो गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, गुणाकर मूल्य का अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था तो सीधे मारेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? एक एक शीर्षक का नाम हम दोस्तों आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, एक भी कहानी का शीर्षक का नाम ये सब नहीं छूटना चाहिए कि इसका लेखक कौन है, उसका लेखक कौन है, एक भी नहीं छूटना चाहिए आप लोग से। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बहादुर शीर्षक जो कहानी है उसका लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है अमरकांत, ऑप्शन बी में है राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी में है कमलेश्वर, ऑप्शन डी में है ज्ञान रंजन। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अमरकांत जो है बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निर्मला कौन थी? निर्मला जो है वो कौन थी? कहानीकार के नौकरानी थी, कहानीकार के बहन थी या फिर कहानीकार के पत्नी या कहानीकार के मौसी थी? निर्मला
कौन थी, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था। तो निर्मला जो थी वो कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निर्मला कौन थी, कहानीकार के पत्नी थी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखिएगा, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बहादुर जो है वो कहाँ से भाग कर आया था, पूना से, इंदौर से, पटना से या फिर नेपाल से। तो बहादुर जो है वो नेपाल से भाग कर आया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, हो सकता है आप जो ये डायरेक्ट एग्जाम में छप जाए। ठीक है, तो बहादुर जो है वो कहाँ से भाग कर आया था, नेपाल से भाग कर आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। अमरकांत का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, बलिया में, छपरा में, इलाहाबाद में या फिर खगड़िया में। तो अमरकांत का जो जन्म हुआ था वो बलिया में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमरकांत का अगर जन्म पूछे तो बलिया पे टिक लगा दीजिए, बलिया आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में है, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जोंक जो है किस लेखक की रचना है, लेखक का नाम बताइए कि जिंदगी और जोंक का जो लेखक है उसका लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन ए में है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी में है गुनाकर मूले, ऑप्शन सी है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी है अमरकांत। तो जिंदगी और जोंक जो है लेखक का रचना कौन है, अमरकांत जी है। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमरकांत। जिंदगी और जोंक लेखक जो है जिंदगी और जोंक जो है वो किस लेखक की रचना है, तो अमरकांत जी का ये रचना है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट्स करते जाइए अपने कॉपी पे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। बहादुर पर जो है इल्ज़ाम लगाया गया था चोरी का, उससे मतलब कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया या फिर 13 रुपया। तो बहादुर पर जो है 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में है, एथेंस किस महादेश में है। एथेंस जो है वो किस महादेश में है, यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो एथेंस जो है किस महादेश में है, आप लोग को पता होगा, एथेंस जो है वो अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका महादेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एथेंस जो है वो अमेरिका महादेश में है। चलिए 26 नंबर, शेक्सपियर कौन थे। शेक्सपियर जो है वो कौन थे, नाटककार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे या फिर निबंधकार थे। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नाटककार थे। शेक्सपियर कौन थे, एक नाटककार थे। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। टॉल्स्टॉय जो है किस देश की साहित्यकार थे, अमेरिका का, इटली का, रूस का या फिर दक्षिण अफ्रीका का। तो 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि रूस का। टॉल्स्टॉय जो है वो रूस देश के साहित्यकार थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पे आप लोग टिक टिक लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, रूस के साहित्यकार थे। 28 नंबर देखिएगा, रसखान की भक्ति कैसी थी। रसखान जो है कवि, रसखान की भक्ति कैसी थी, सगुण थी, निर्गुण थी, नौगुण थी या फिर सहस्त्र गुण थी। ठीक है, तो रसखान की जो भक्ति थी वो थी सगुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रसखान की भक्ति कैसी थी, सगुण भक्ति के थे रसखान। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रेमघन जो है किस युग के कवि थे। प्रेमघन जो है वो किस युग के कवि थे, आदिकाल के, भक्ति काल के, यहाँ पे लाल लिखा गया, भक्ति काल के, भारतेंदु युग के या फिर छायावादी युग के। ठीक है, छायावादी होना चाहिए, छायावादी लिखा गया है, छायावादी युग के। तो 29 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि भारतेंदु युग के जो है प्रेमघन कवि थे, भारतेंदु युग के कवि थे प्रेमघन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि प्रेमघन का जो है जन्म कहाँ हुआ था, मिर्ज़ापुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर बनारस में। हमको पता होगा कि आप लोग ये इस क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। मिर्ज़ापुर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर पूछे एग्जाम में कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था तो मिर्ज़ापुर में। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक का लेखक कौन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या है, श्रीनिवास, ऑप्शन बी है सुजाता, ऑप्शन सी सावरदिया, ऑप्शन डी में है सातकोड़ी होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सावरदिया जो है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक का लेखक कौन है, सावरदिया। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अब आ गया है व्याकरण। ठीक है, यहाँ से अब आपका व्याकरण स्टार्ट होता है और एक एक व्याकरण को आप लोग देख लीजिए ध्यान से। आपका अगर व्याकरण अगर आप बना देते हैं तो आपका 50 में 50 आपका कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक व्याकरण को छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अ का उच्चारण जो है, अ का उच्चारण स्थान कहाँ है। देखिए आप अपने से खुद से बोल के देखिए, अगर बोल रहे हैं तो उसका जो उच्चारण बोल रहे हैं उसका उच्चारण का स्थान कहाँ पे है, अ का उच्चारण का स्थान कहाँ पे है। ऑप्शन ए में है आपका तालु, ऑप्शन बी में है मूर्धा, ऑप्शन सी में है ओष्ठ, ऑप्शन डी में है कंठ। तो अ का जो उच्चारण होता है ठीक है, अ कहने से कहाँ पे उच्चारण होता है, इसका कंठ से आवाज़ निकलता है। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कंठ। अ का उच्चारण कहाँ से आ रहा है, 32 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंठ से उच्चारण हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपका उच्चारण स्थान,
तो आप लोग एक चीज़ इसमें ध्यान से देखिएगा कि आप बोल कर देखिएगा उच्चारण करके कि उच्चारण स्थान कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगर दांत सट रहा है तो दंत से, कंठ से आवाज़ निकल रहा है तो कंठ से, अगर तालू से जीभ सट रहा है ऊपर तो तालू से हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो वीवीआई हमको लगा है वहाँ पे हम आप लोग को दे चुके हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 नंबर है कि देवनागरी लिपि क्या है। देवनागरी लिपि जो है वो क्या है, अक्षरात्मक लिपि है, वर्णात्मक लिपि है, चित्र लिपि है या फिर सूत्र लिपि है। तो देवनागरी लिपि जो है वो है एक प्रकार का अक्षरात्मक लिपि, ठीक है। अक्षरात्मक लिपि है देवनागरी लिपि, ठीक है। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए आपका लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। 34 नंबर देखिएगा, भ का उच्चारण, ठीक है। भ का उच्चारण क्या होगा, भ कहने से क्या हो रहा है, भ का उच्चारण जो होगा, भ कहने से आपका ओठ जो है ओठ में सट रहा है, इसलिए का क्या हो जाएगा, भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। भ आप बोल के देखिए, भ जैसे बोलिएगा तो दोनों जो ओठ है वो एक दूसरे से क्या होगा, सट रहा है, इसलिए इसका भ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा 35 नंबर, ग उच्चारण जो है वो क्या है, बोल के देखिएगा थोड़ा सा। ग का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है तालु, ऑप्शन बी में है मूर्धा, ऑप्शन सी में है कंठ, ऑप्शन डी में है ओष्ठ। ग जैसे ही बोल रहे हैं तो कंठ से आवाज़ निकल रहा है, ठीक है। ग का उच्चारण कहाँ से आ रहा है, कंठ से, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, मोर शब्द जो है वो कैसा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। मोर शब्द जो है वो एक प्रकार का तद्भव शब्द है। मोर कैसा शब्द है, तद्भव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोर कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय शब्द है। पुस्तकालय जो है एक प्रकार का किस प्रकार का शब्द है, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या इनमें से सभी। तो पुस्तकालय जो है एक प्रकार का यौगिक शब्द है, ठीक है, यौगिक शब्द है पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सोना शब्द का भाववाचक होगा, सोना शब्द का भाववाचक जो होगा वो क्या होगा। आपसे यही पूछा है कि सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा, सोना, शयन, शयन या फिर शय, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला शयन होगा, ठीक है, ना कि ये आप लोग ये वाला मार दीजिएगा। सोना शब्द का अगर भाववाचक पूछे तो ये वाला शयन आप लोग लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है इसमें। चलिए देखिए और 39 नंबर क्वेश्चन, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठाकुर का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, ठाकुराइन, ठाकुराइन या फिर ठाकुरानी या फिर ठाकुरी, ठीक है। तो 39 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि ठाकुराइन, ठीक है। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठाकुराइन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। 40 नंबर देखिएगा, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन जो है कितने प्रकार के होते हैं, आप सब लोग जानते हो वचन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है एक वचन और दूसरा क्या होता है, बहुवचन, ठीक है। तो वचन हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 41 नंबर क्या है, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, ठीक है, कौन सा शब्द जो है वो एक वचन नहीं है, होश, दूध, आग या भीड़। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि होश। होश जो है वो एक वचन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर देखिएगा, कारक कितने भेद होते हैं, कारक के, ठीक है, यहाँ पे करक लिखा गया है, कारक के जो है वो कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। सबको पता होगा कारक के कितने भेद, 8 भेद होते हैं। अब आठों भेद आप लोग याद कर लीजिएगा इस प्रकार से कि कर्ता ने करण को, करण से संप्रदान को के लिए, ये सब आप लोग आठों जो विभक्तियाँ थी, आठों विभक्तियों को याद कर लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरी माँ से चला नहीं जाता, इसमें कौन सा कारक है। मेरी माँ से चला नहीं जाता जो है, इसमें कौन सा कारक आपको ढूंढना है। ये जो से जो है ये कौन सा कारक है, कर्ता ने, कर्म को, करण से। आपको अगर याद होगा विभक्ति तो आप लोग इस प्रकार से पता कर सकते हैं। तो करण से होता है इसका विभक्ति, करण का क्या है, करण से, यानी कि माँ से चला नहीं जाता, इसमें जो से जो कारक है वो कौन सा कारक है, करण कारक है। तो 43 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आप लोग विभक्ति, आठों विभक्ति को याद कर लीजिएगा इसको। 44 नंबर देखिए, राम पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कर का कारक का नाम बताइए। राम पर, यानी जो पर जो है, यहाँ पे जो पर जो वर्ड है, इस पर का जो मतलब कौन सा कारक है, पर जो है कौन सा कारक है। तो 44 में देखिए ऑप्शन नंबर ए में है आपका अधिकरण कारक, ऑप्शन बी में है कर्म कारक, ऑप्शन सी कर्ता कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो पर जो है आप लोग याद रखिएगा कि अगर विभक्ति याद रहेगा तभी ये वाला बन सकता है। तो अधिकरण में पे पर होता है, ठीक है। तो पर यहाँ पे आ गया, इसलिए कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, कारक का विभक्ति। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 4, 5, 6 या 7। तो सर्वनाम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन पे टिक लगाइए, सही हो जाएगा, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है।
किस में या फिर किससे या फिर डी में किसी ने, ये दो बार लिखा गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि किसी ने। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, किसी ने जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, भानुदय, भानुदय में कौन सा संधि है। ठीक है, भानुदय में कौन सा संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो भानुदय में जो है वो दीर्घ संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे आप लोग सही कर दीजिएगा, ऑप्शन डी नंबर डी आप लोग, आपका आंसर सही है, यानी कि भानुदय जो है वो दीर्घ संधि है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, नमस्ते का संधि विच्छेद, नमस्ते का संधि विच्छेद, तो इसका नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, नमः प्लस अस्ते। ठीक है, नमः प्लस अस्ते इसका नमस्ते का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नमः प्लस अस्ते। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ। अब आ गया आपका मुहावरा। ठीक है, लाल पीला होना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो लाल पीला होना मतलब रंग बदलना, क्रोध करना, तेवी बदलना या फिर मुद्राएं बनाना। तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्रोध करना। लाल पीला होना का मतलब क्या हो जाएगा, क्रोध करना, आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्रोध करना। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन में है कमर को बांधना, तैयार होना, बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन डी में है खड़ा होना। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ जो है वो हो जाएगा तैयार होना। ठीक है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तैयार होना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लेते होंगे तो आप लोग का मतलब बहुत सारा आप लोग का एग्ज़ाम में इसका यहाँ से लड़ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर जो भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के पास, जिनका जो कल हिंदी का एग्ज़ाम है उनके पास ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनका भी कुछ मदद हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।